हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और कुछ दिनों के अंतराल के बाद हम लोग फिर से जो है फिजिक्स में अपना अगला टॉपिक, अगला चैप्टर स्टार्ट करने के लिए मिल रहे हैं। और आज जो है हम लोग नया चैप्टर, नया यूनिट शुरू करने वाले हैं, लाइट। ठीक है, प्रकाश। तो हम लोग जो है फिजिक्स में प्रकाश स्टार्ट करने वाले हैं। और प्रकाश में जो बेसिक है ना, वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, जो है ना, तो कुछ घटनाएं, जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो। लेकिन ये क्लास 12th में फिर से दोबारा है। जो चीज़ें पढ़ चुके हो क्लास 10th में, वो चीज़ें बेसिक जानकारी के लिए अभी भी बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन जो आप लोग अभी इसमें क्या होगा, बस एडवांस लेवल भी बढ़ गया है ना। उसके अलावा ही बहुत कुछ है। तो एग्जाम के लिए जो आप, जैसे जो क्लास 10th में पढ़े हो आप लोग, वो एग्जाम के लिए उतना अधिक इम्पोर्टेंट तो नहीं है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है आपके बेसिक के लिए, बेसिक जानकारी के लिए। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें समझ में आई रहेंगी तभी आगे आप लोगों को समझ में आएगा। इसलिए सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़ो। जो चीज़ें नोट करने लायक है उनको नोट करो, जो चीज़ें याद है उसको छोड़ दो, है ना। वो सब आपके ऊपर है। मैं जो सारी बातें बेसिक से जानकारी आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो लाइट स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। और लाइट में जो है बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है हम लोगों को। उसमें से लाइट में, है ना, ये यूनिट है, बिल्कुल ये बहुत बड़ा यूनिट है लाइट। लाइट में हम लोग जो है परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, गोलीय लेंस, गोली दर्पण, गोलीय लेंस, ठीक है, गोली दर्पण, गोलीय लेंस। और इसके बाद आप लोग पढ़ोगे इसमें और क्या क्या पढ़ना आप लोगों को। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश का वैद्युत चुंबकीय प्रभाव, प्रकाश का वैद्युत चुंबकीय प्रभाव। इसके बाद यहीं पे जो है होगा न्यूटन के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत, न्यूटन के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत, ठीक है, कणिका सिद्धांत या द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत या कणिका सिद्धांत, ये सब चीजें, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। काफी लंबा यूनिट है, धीरे धीरे समाप्त होगा ये। लेकिन इसके समाप्त होते ही लगभग ये आपका क्लास 12th का 1/4 पार्ट भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये टोटल जो है मिला करके क्लास 12th के सिलेबस का 1/4 भाग तो होगा ही होगा। ठीक है ना। तो हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। ऊपर की ये तीनों घटनाएं आप लोग जो है क्लास 10th में पढ़ चुके हो। परावर्तन, अपवर्तन, गुणात्मक परावर्तन, ये सारी चीजें पढ़ चुके हो। जो नई चीजें हैं वो ये हैं, और इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तभी समझ में आएंगी जब ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। हो सकता है किसी को लगेगा कि नहीं, जो है इस हमारा पढ़ा हुआ है, हमको याद है। तो उसके लिए फिर क्या करो, आपकी वीडियो को ना, वीडियो की स्पीड बढ़ा करके देख लो एक बार केवल, है ना। वीडियो की स्पीड बढ़ा कर देख लो, लेकिन देखो जरूर, ठीक है, ताकि सारी बातें ध्यान में हो जाए जो जरूरी है। क्योंकि मैं भी वही चीज़ पढ़ाऊंगा जो कि इन सभी चीज़ों के लिए जरूरी है। बहुत डीप नहीं जाऊंगा, जो चीज़ आप जानते हो उसको क्या दोबारा हम डीप में जाएं। लेकिन इनमें से जो चीज़ें जरूरी है इनके लिए, वो चीज़ जरूर बताऊंगा मैं। ठीक है ना। तो सारे वीडियो को ध्यान से देखो। तो हम लोग जो प्रकाश स्टार्ट कर रहे हैं, और प्रकाश में आज जो शुरू करेंगे हम लोग परावर्तन। ठीक है।
तो बच्चों शुरू करते हैं। प्रकाश एक यूनिट है और यूनिट का पहला चैप्टर परावर्तन। परावर्तन, रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन, ये पहला चैप्टर है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो शुरू करा जाए आज की क्लास। और मैं जो है आप लोगों की, कुछ लोगों की डिमांड है कि इस सभी वीडियो का जो है पीडीएफ नोट मिल जाए। तो पीडीएफ नोट मेरे पास अवेलेबल नहीं है। और आप लोग जो है क्या करो, जो भी अगर चीज़ें अगर लिखनी नहीं है, नोट नहीं करनी है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले करके रख लो, उसको फिर करके देख लिया करो, ठीक है ना। तो मैं हूँ कमल चंद्र मौर्य और आप लोग जो है मुझसे मिल रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड वल्ला @19। यूपी बोर्ड वल्ला कमल करके भी आता है मेरा चैनल, शो कर देगा, या फिर यूपी बोर्ड वल्ला @19, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, तो भाई आप लोग पढ़े भी हो तो ये सब चीजें पता भी होंगी कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, है ना। इसके पहले जो है प्रकाश का परावर्तन से पहले वही आपको जो है प्रकाश स्रोत के बारे में, प्रकाश किसे कहते हैं, है ना। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश की परिभाषा क्या है, इस पर बातें कर लेते हैं थोड़ा। परावर्तन पढ़ने से प्रकाश क्या है, प्रकाशिक वस्तुएं क्या होती हैं, है ना। तो प्रकाश होता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं, है ना। प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी हम परिभाषा क्या लिखेंगे प्रकाश की परिभाषा लिखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, या प्रकाश एक ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है ना। इस तरह से प्रकाश की परिभाषा लिख लोगे। प्रकाशिक वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, यानी प्रकाश स्रोत के आधार पर, प्रकाश के स्रोत के आधार पर, है ना। प्रकाश के स्रोत के आधार पर जो प्रकाशिक वस्तुएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं, है ना। दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु होती हैं वे प्रकाशिक वस्तुएं जो कि स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, है ना। वे प्रकाशिक वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं वो दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। और वे प्रकाशिक वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं बल्कि दूसरे किसी प्रकाश स्रोत के उत्पन्न प्रकाश के द्वारा देखी जाती हैं, उन्हें हम अदीप्त प्रकाश वस्तुएं कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आया। दीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनस, दीप्त प्रकाश स्रोत, तो क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस एनर्जी, ल्यूमिनस लाइट सोर्स। ल्यूमिनस लाइट सोर्स क्या होंगे, वे प्रकाशिक वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे सूर्य हो गया, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, बल्ब है स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, मोमबत्ती है स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, ठीक है ना। तो वे प्रकाशिक वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, वे प्रकाशिक वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती। और वे प्रकाशिक वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती बल्कि किसी अन्य वस्तु के द्वारा देखी जाती हैं, उनका देखा जाना संभव होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अदीप्त प्रकाश वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, ठीक है ना, बोर्ड हो गया, हम लोग हो गए, तो ये क्या कहलाएगा, अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे परावर्तन की, ठीक है ना। तो जो बातें हम बोले हैं, अगर उनमें से आप लोगों को कुछ लिखने लायक बातें लगे तो लिख सकते हो, ध्यान से सुनो मेरी बातों को, सुन करके उसको लिख लो। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे परावर्तन। रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, परावर्तन क्या है। तो किसी प्रकाश स्रोत का, हाँ, किसी प्रकाश की किरण का, किसी प्रकाश किरण का किसी प्रकाश किरण का परावर्तक तल से टकराकर
किसी प्रकाश किरण का परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है ना। किसी प्रकाश किरण का परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से कहीं आ रही है, किसी तल पर आकर टकरा रही है, फिर उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में लौट जा रही है। मतलब हवा के माध्यम से आई और हवा में ही वापस लौट गई, पानी के माध्यम से आई और पानी में लौट गई, परावर्तित हो गई, तो उस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऐसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। ये परावर्तन की डिफिनेशन है, लिख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लो। ठीक है ना। किसी प्रकाश किरण का परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, अब समझो, इस चीज को समझो अब क्या होता है। ये हो गया परावर्तक तल m डैश। ठीक है ना। ये परावर्तक तल हो गया। परावर्तक तल कैसे बनाते हैं पता है? परावर्तक तल तुम लोगों को समझ में आएगा, जब ये दर्पण पढ़ाएंगे ना समझ में आएगा। ये परावर्तक तल ऐसे बनाते हैं कि एक कांच का प्लेट ले लेते हैं, समतल प्लेट कांच की ले लेते हैं, और इस कांच के समतल प्लेट के एक तरफ, कांच के समतल प्लेट के एक तरफ क्या करते हैं? कलाई कर देते हैं, है ना। दो, एक कांच का एक प्लेट है और कांच के प्लेट का दो सतह होगा ना, एक ऊपर एक नीचे सतह होगा। तो ऊपर चाहे नीचे उसमें से किसी एक प्लेट को हम क्या करते हैं? कलई कर देते हैं। कलई किसका होता है? एक्चुअली कलई होता है पारा या चांदी। तो कैसे कलई करते हैं? पहले पारा या चांदी लेकर के उसके नीचे जो है पुताई कर देते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर फिर क्या करते हैं? रेड ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। रेड ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं? परावर्तक तल बनाते हैं। परावर्तक तल में कांच की प्लेट लेंगे, उसके एक तरफ क्या कर देंगे? कलई कर देंगे। कलई कैसे करते हैं? उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले एक तरफ पारा या चांदी की पुताई कर देंगे, फिर उसके ऊपर क्या करेंगे? रेड ऑक्साइड यानी लाल ऑक्साइड की उसका पेंट चढ़ा देते हैं उसके ऊपर। तो क्या होगा कि ये तो हो गया तुम्हारा कलई वाला भाग, लेकिन जो ये सतह है, अब ये सतह जो है परावर्तक तल का कार्य करेगा। ऊपर वाला जिस पर कलई नहीं की गई है वो क्या करेगा? परावर्तक तल की तरह कार्य करेगा। ये तो कलई वाला भाग हो गया, उसके ऊपर परावर्तक तल हो गया। ठीक, तो ये हो गया परावर्तक तल mm डैश। क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण इस तरह से इस पर आती है, टकराती है, प्रकाश किरण आई, टकराई और टकरा करके क्या हुआ? वापस लौट गई। ठीक है, टकराई, टकरा करके वापस लौट गई। तो जब कोई प्रकाश किरण, जब परिभाषा क्या लिखे थे, है ना, किसी प्रकाश किरण का परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो प्रकाश किरण का उसी माध्यम में वापस लौट जाना, यानी यहाँ जो माध्यम है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे माध्यम हवा है, तो यहाँ पर भी माध्यम क्या है? हवा है। ऐसी घटना को हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक, इसे कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब थोड़ा बेसिक बातें सुन लो। ये क्या हो गया? तो परावर्तक तल हो गया। ठीक है, परावर्तक तल हो गया। एक तरह से समतल दर्पण भी है। जो परावर्तक तल है ना, इस प्रकार से समतल दर्पण, जो दर्पण पढ़ेंगे अभी इसके बाद, थोड़ी देर के बाद, तो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया mm डैश, प्रकाश किरण। ये हो गई, ये मान लेते हैं ए, ये जो बिंदु इसको मान लेते हैं चलो n, इसको n मान लो। ठीक है, और इसको b मान लेते हैं।
तो ये जो एन किरण है जो आकर के टकराई है, एन किरण जो टकराई है आकर के, इसे कहते हैं हम लोग आपतित किरण, इसे कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे इंग्लिश में कहते हैं इसे इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये वापस लौट जाती है, तो जो वापस लौट रही है इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। देखो ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई है, लेकिन माध्यम सेम है, और ये नीचे आ जाती ना या कांच के अंदर प्रवेश कर जाती तो क्या होता है, वो प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, उसी माध्यम वापस लौटना है, शर्त है इसका। और इस बिंदु यन से यन पर अगर लंब डाल दोगे, इस बिंदु यन पर एक लंब खींच दो, तो इस लंब को हम कहते हैं अभिलंब, इस लंब को कहते हैं हम लोग अभिलंब। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं परावर्तक तल कौन है, परावर्तक तल है mm डैश। ठीक है, आपतित किरण कौन सी है, आपतित किरण है an, परावर्तित किरण कौन सी है, परावर्तित किरण है nb, अभिलंब क्या है, अभिलंब है pn, अभिलंब है pn। ठीक है, और यन क्या है, यन है आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु कौन है, यन। ठीक है, तो ये हो गई, ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। तो परिभाषा लिख लोगे या फोटो बना देना, इस तरह से तुम लोगों का जो प्रकाश का परावर्तन है हेडिंग टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या है, आपतित प्रकाश किरण। जो प्रकाश किरण दर्पण की ओर आती है ना, जो प्रकाश किरण परावर्तक तल की तरफ आती है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। जो कि टकरा करके वापस लौट, जो टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौटती है, टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौटती है, उसे क्या होती है, परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर आपतित किरण और परावर्तित किरण मिलती हैं यहाँ पे, उसे कहते हैं आपतन बिंदु। या जिस बिंदु से आपतित प्रकाश किरण टकरा कर परावर्तित हो जाती है, जिस बिंदु से आपतित प्रकाश किरण टकरा कर परावर्तित हो जाती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु कहते हैं। इस आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये लंब होता है, 90 डिग्री कोण बनाता है ना, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है दोनों तरफ। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये सारी बातें मैंने इसमें लिख भी दी है, समझा भी दिया तुम लोगों को। ठीक है, अब हेडिंग बनाओ, इसको उतार लेना, चित्र ढंग से पूरा बना लेना और पॉइंट भी नोट कर लेना सारे। ठीक है, अब हेडिंग बनाओ, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है,
ठीक, तो लिखेंगे हम लोग इसमें परावर्तन के दो नियम होते हैं। देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम है, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये कौन सा बिंदु है? ये कौन सा बिंदु था? आपतन बिंदु। ये क्या है? अभिलंब है। ठीक है, तो पहला नियम देखो है, पहला नियम है कि आपतित किरण कामा परावर्तित किरण। यार क्या हो गया, ये परावर्तित गलत बार बार लिखा रहा है। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, पहला नियम है ये। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये सब रटा हुआ है क्लास 10th का, ये सब मुझे याद है क्लास 10th से ही, इसका मैंने कभी याद नहीं किया, क्यों रटा हुआ है सब, ये सब है ना। और ये क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, क्योंकि सिलेबस में है और बेसिक जानकारी के लिए होना जरूरी है, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। और सबका जो है ये सबको याद भी नहीं होगा, कुछ लोग भूल भी चुके होंगे इसको, तो नोट कर लेना, अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना। ठीक है ना, और इसको याद कर लोगे तो परावर्तन का भी नियम याद, अपवर्तन का भी नियम याद हो जाएगा। अभी फर्दर पढ़ेंगे तो उसके जो नियम होते हैं वो भी याद हो जाएंगे, इसलिए इसको याद कर लो। ठीक है ना, दूसरा नियम देखो क्या है। दूसरा नियम है आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी आपतन कोण कौन सा है? आपतन कोण होता है आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण कहलाता है आपतन कोण। इसे दिखाते हैं आई से, है ना, ये वाला कोण होता है आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण। और परावर्तन कोण कौन सा होता है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण। जैसा नाम वैसा इसका कोण का नाम भी है। आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण। इसको दिखाते हैं आर से। ठीक है, तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। ये एंगल का चिन्ह है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये लिख लेना। तो ये दो नियम हैं परावर्तन के, है ना। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल मतलब जैसे कि जैसे आपका कॉपी में है, जैसे मेरे बोर्ड पे देखो एक ही तल में है, ये सब एक ही तल में है। ठीक है, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, ये एंगल इसके बराबर होता है। जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा। मेरा थोड़ा सा ये वाला कम है, ये वाला अधिक दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जितना ये होगा उतना ये होगा, दोनों बराबर होते हैं। ठीक, मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना, मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब सब बेसिक बेसिक बातें हो रही है देखो,
है ना, कुछ भी हार्ड नहीं पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बोरिंग लग सकता है क्योंकि तो पढ़ा हुआ है तो बोरिंग लग सकता है, ठीक है ना। है ना, अब बोरिंग लग सकता है तो क्या करें भाई, पढ़ाई हमेशा बोरिंग लगती है, पढ़ाई में मजा नहीं आता किसी को, पढ़ाई हमेशा बोरिंग लगती है। तो अब क्या कर सकते हैं, है ना, लाइट चली गई। तो अगला टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है प्रतिबिंब। इमेज, प्रतिबिंब, बार बार सुनने को मिलेगा प्रतिबिंब प्रतिबिंब, ठीक है ना, तो कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन होता है कि क्या होता है प्रतिबिंब, जिसकी हम बात करते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये क्या होता है प्रतिबिंब, कि जब कोई प्रकाश किरण, है ना, जैसे कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरह से, है ना, जब कोई प्रकाश किरण इस, है ना, जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु के, ये वस्तु है मान लो, या कोई वस्तु बना लेते हैं इस तरह से, कोई वस्तु बना लो, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से, किसी वस्तु किसी बिंदु से, है ना, जब कोई प्रकाश किरण वस्तु के किसी बिंदु से, है ना, किसी बिंदु से चलकर वापस आए, है ना, चलकर वापस आए और किसी दूसरे बिंदु पर, यहां से वापस आने मतलब परावर्तित होकर के वापस आए, चलकर परावर्तित हो, या फिर परावर्तित या अपवर्तित, दोनों के लिए ये प्रतिबिंब ना, हम लोग पढ़ रहे हैं परावर्तन, लेकिन प्रतिबिंब हम पढ़ा रहे हैं दोनों के लिए, प्रतिबिंब पढ़ा रहे हैं परावर्तन के लिए भी अपवर्तन के लिए, जहां जहां प्रतिबिंब सुनोगे तुम लोग वहां वहां यही डिफिनेशन होने वाली है प्रतिबिंब की, है ना। जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, है ना, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात चलकर वापस आती है और किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस दूसरे बिंदु को पहले वस्तु के पहले बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। सुनो परिभाषा तो लिख देता हूं, फिर तुम लोग देखना क्या है परिभाषा। जब कोई प्रकाश किरण वस्तु के किसी बिंदु से, ठीक है, इस वस्तु को किसी बिंदु से जब कोई प्रकाश किरण वस्तु के किसी बिंदु से टकराती है, जब कोई प्रकाश किरण वस्तु किसी बिंदु से टकराती है और वस्तु के किसी बिंदु से, वस्तु के किसी बिंदु से टकराती है और परावर्तन के पश्चात, और परावर्तन या अपवर्तन दोनों लिख लो, अब अपवर्तन पढ़े नहीं है लेकिन डिफिनेशन दोनों के लिए है, और परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर, किसी दूसरे बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती, आज गलतियां ज्यादा हुई ना, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो दूसरे बिंदु को, है ना, तो दूसरे बिंदु को वस्तु के
वस्तु के पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी। इसको देखो, नोट करो, साइड भर लें। ठीक है, तो यही इसकी परिभाषा है, यही इसकी डेफिनेशन है प्रतिबिंब की, कि जब कोई प्रकाश किरण वस्तु को किसी बिंदु से टकराती है और परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर आकर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो दूसरे बिंदु को जिस पर आकर के मिली है, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है। ये दो प्रकार का होता है। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज। ठीक, परिभाषा लिख लो, स्क्रीनशॉट लेके परिभाषा लिख लेना प्रतिबिंब की। दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। फर्स्ट हेडिंग बनाओ, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब? है ना, वास्तविक प्रतिबिंब होता है जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से ना टकरा करके, जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकरा कर, है ना, टकरा कर परावर्तित होकर किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है ना, वास्तव में मिलती है, किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो उस बिंदु को, उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, अगर वास्तव में मिलती है तो। और आभासी में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकरा कर परावर्तित या अपवर्तित होने के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को पहले वस्तु का क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं, इसमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है ना, इसमें वास्तव में मिलती है, इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें क्या करते हैं, प्रकाश कण को रियल में हम कट करके दिखाते हैं। इसमें क्या करते हैं, प्रकाश रियल में नहीं कट करती, बल्कि इसको हम क्या करते हैं, प्रकाश कण को आगे या पीछे बढ़ा करके देखते हैं, किसी बिंदु पर काटती है ना, रियल में नहीं काटेंगी, लेकिन हम क्या करते हैं, आगे या पीछे बढ़ा करके, जहां पर भी बढ़ाने लायक है बढ़ा करके देखते हैं, तो ये काटती हैं। तो डॉट डॉट से बनता है इसका प्रतिबिंब। इसका प्रतिबिंब बिल्कुल गाढ़ी लाइन से बनता है ना, गाढ़ी लाइन से। इसमें क्या होता है, इसका प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब होता है, वो डॉट डॉट के लाइन से दिखाते हैं, डॉट डॉट द्वारा। ठीक है, तो मालूम चल जाता है कि आभासी बन रहा है, ये वास्तविक बन रहा है। ठीक, तो क्या लिखोगे इसका परिभाषा, है ना, बोल दे रहा हूं मैं, लिख लो तुम लोग परिभाषा इसकी। ठीक है, ध्यान से सुन लो, धीरे धीरे बोल रहा हूं, है ना। जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो उस दूसरे बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, अगला हेडिंग बना लेना, आभासी प्रतिबिंब। वीडियो को पॉज कर करके नोट बना लेना। ठीक है,
आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। ये क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस दूसरे बिंदु को वस्तु का क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। लिख लिए? चलो आगे देखो, अगला हेडिंग बना दर्पण। सब छोटी छोटी बातें हैं, है ना। नींद आ रही होगी, बोरिंग लग रहा होगा, तो क्या कर सकते हैं? डांस तो कर नहीं सकते, पढ़ ही सकते हैं, है ना। तो वीडियो को डबल स्पीड पे करके देख लो। दर्पण, मिरर। क्या होता है दर्पण, मिरर क्या होता है? जब किसी कांच के एक पृष्ठ पर, है ना, जब किसी कांच के एक पृष्ठ पर पारा या चांदी का पॉलिश करके रेड ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, तो दूसरा पृष्ठ, पहले पृष्ठ पे क्या, एक पृष्ठ पे क्या कर दिए हैं? पेंट कर दिए हैं, तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक सतह की तरह कार्य करने लगता है, तो उस कांच को दर्पण कहते हैं। है ना। जब किसी कांच का कोई पृष्ठ लो, समतल पृष्ठ ले लेते हैं, तो उसके किसी एक पृष्ठ को, उस पर क्या करो, किसी एक पृष्ठ पर यहाँ पे नीचे या ऊपर कहीं पर भी पुताई कर दो। किसका? पारे का या चांदी का पुताई कर दो। ठीक है, पहले क्या पोता मैंने यहाँ पे? पारा या चांदी, और इसके ऊपर फिर कलई कर दी हमने। किसका? रेड ऑक्साइड। फिर इसके ऊपर कलई का पेंट कर दिया। अब उस कलई को ना हम लोग क्या करते हैं? ऐसे दिखा देते हैं, इस तरह से। तो ये हो गया क्या? पारा चांदी, और उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर है रेड ऑक्साइड है। ठीक, अभी इसे पूरे को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कलई। तो कलई कर, इस नीचे वाले पृष्ठ पे कलई कर दिया, तो ऊपर वाला पृष्ठ कैसा कार्य करेगा? ये वाला जो सतह है वो जो है कार्य करने लगता है परावर्तक सतह की तरह। मतलब यहाँ से प्रकाश की किरणें आएंगी, टकरा करके वापस लौट देंगी, तो परावर्तक सतह या परावर्तक तल की तरह कार्य करने लगता है। इसे कहते हैं दर्पण, है ना। ये कहलाता है दर्पण। तो वही परिभाषा लिखा हुआ है, जब किसी कांच के एक पृष्ठ पर पारा या चांदी का पॉलिश करके डाइऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, तो दूसरा सतह परावर्तक सतह की तरह कार्य करने लगता है, तो उस कांच को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ठीक, ये हो गया, समझ गया। अब ये दो प्रकार के होते हैं दर्पण, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोली दर्पण। इसे कहते हैं प्लेन मिरर, और ये होता है स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। क्या होता है समतल दर्पण? जब किसी समतल कांच को लेकर के, है ना, अगर जो ये काम कर रहे हैं ना, पृष्ठ पर क्या करना है? चांदी या पारा का पुताई करना है, फिर साइड पुतना है, दूसरा सतह क्या कार्य करेगा? परावर्तक सतह की तरह कार्य करेगा।
तो अगर हम क्या ले लें, एक कांच की जगह पर समतल कांच ले लें, समतल कांच ले लें बिल्कुल, तो उस समतल कांच जैसे चित्र बनाया था ना ये वाला, समतल कांच ले लें और उस समतल कांच के ऊपर जो चांदी या पॉलिश करें, चांदी या फिर पारा की पुताई करें, उसके ऊपर पेंट कर दें, तो जो ये जो है ना इसके ऊपर पेंट कर दें, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा समतल दर्पण। ये आपका समतल दर्पण है, ठीक है। जिसमें हम लोग शक्ल देखते हैं ना अपना, वो क्या होता है, समतल दर्पण होता है, ठीक, बिल्कुल प्लेन होता है। उसको कभी पीछे को खुरच के देखना, तुमको पीछे खुरच के देखोगे ना तो तुमको एक चमकीली सी परत दिखाई देगी, फिर उसके ऊपर लाल रंग का कुछ होता है या कुछ दूसरा रंग का होगा। तो लाल जो दूसरा रंग या दूसरा रंग का जो होता है वो होता है रेडक्साइड, है ना। सिंदूरी रंग का जो होता है, सिंदूरी रंग का जो होता है वो होता है रेडक्साइड। और जो इसके लिए जो चमकीला होता है ना, खुरचना कभी चमकीला जो होता है वो होता है तुम्हारा पारा या चांदी की पुताई की गई होती है, ठीक है ना। तो अब तुम लोग लग रहा हो कि यार पारा चांदी और पारा तो बहुत महंगा होता है और दर्पण पे हम क्या करें, पुताई करें उसकी, ये कैसे हो सकता है ना। लोग अमीर नहीं हो जाएंगे, 10 रुपए का जो है शीशा खरीद के ले आएंगे और उसको खुरेच के रख लेंगे, चांदी का भाव बेचेंगे, कितना अमीर हो जाएंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो जो है मिक्सचर होता है ना। जो दर्पण महंगे होते हैं ना उसमें सब यूज करते हैं, जो लोग मार्केट में यूज करते हैं वो जो है क्या होता है, पारा चांदी इस पर नहीं होता है, ठीक है। समतल दर्पण समझ में आया। समतल दर्पण की परिभाषा क्या लिखो समतल दर्पण की, जब किसी समतल कांच के एक पृष्ठ पर जब किसी समतल कांच के एक पृष्ठ पर कलई कर देते हैं तो दूसरा वाला भाग क्या करता है, परावर्तक सतह का कार्य करने लगता है, तो उसे हम कहते हैं समतल दर्पण, है ना। कलई, इस पूरे को क्या कह दोगे, कलई कह दोगे, ठीक। और गोली दर्पण क्या होता है, जब किसी गोली, खोखले गोली, है ना, इसका मैं तुम लोगों को परिभाषा लिखा दे रहा हूँ, समतल वाले का लिख लेना खुद तुम लोग, ठीक है ना। कि जब किसी समतल कांच के एक पृष्ठ को कलई करके दूसरा पृष्ठ परावर्तक सतह की तरह बना देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। जैसे घर का आईना होता है, शीशा होता है, ठीक। गोली दर्पण क्या होता है, जब किसी खोखले गोली कांच का हिस्सा लेकर, ठीक है ना, जब किसी खोखले गोली कांच का हिस्सा लेकर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दें तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल की तरह कार्य करने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो उसे गोली दर्पण कहते हैं। जब किसी खोखले गोली कांच को, मतलब इस तरह से लो, खोखला गोली कांच ले लो, इस खोखले गोली कांच को लेकर के इसका एक हिस्सा काट लो, कहीं से काट लो, यहाँ से काट लो, यहाँ से काट लो, यहाँ से काट लो, यहाँ से काट लो, जहां से मन करे वहां से काट लो, ठीक। खोखला, तो इस तरह से हमने क्या किया, खोखला गोली कांच ले लिया, इसका एक भाग यहां से इस तरह से काट दिया, काट के इसको निकाल दिया, ठीक। कांच काट को इसको काट के निकाल दिया, तो काट के निकाल दिया तो ये क्या है, खोखले गोली कांच का हिस्सा है। अब क्या करना है, इसके एक पृष्ठ पर क्या करना है, कलई करना है। तो एक पृष्ठ पर कलई करोगे, दूसरा पृष्ठ क्या होगा, परावर्तक सतह की तरह कार्य करेगा, तो इसे क्या कह देंगे, हम गोली दर्पण कह देंगे, ठीक। लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है अवतल दर्पण
ठीक। और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर, इसे कहते हैं कन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो क्या होता है अवतल दर्पण? देखो, कलई करना है हमें, और दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण क्या होता है? खोखला गोली कोस ले लो, उसके बाद से काट दो, और उस पर एक तरफ क्या करना है, हमें कलई करना है, दूसरा सतह क्या करेगा, परातः सतह की तरह कार्य करेगा, तो इसे कहेंगे गोली दर्पण कह देंगे। लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं। क्यों दो प्रकार के होते हैं? क्योंकि हम अब इसमें देखो दो पृष्ठ है ना, इसका दो पृष्ठ है, एक पृष्ठ इसका उभरा हुआ है, एक पृष्ठ दबा हुआ है, ये उभरा हुआ और ये दबा हुआ, ठीक। तो कलई देखो, कलई करना है और क्या करना है, एक तल को कलई करना है और एक तल को परावर्तक पृष्ठ बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसका दो पृष्ठ कैसा कैसा, एक दबा हुआ है, एक उभरा हुआ है, अगर हम इस उभरे हुए भाग पर कलई कर दें, उभरे हुए भाग पर कलई कर दें, तो ये वाला सतह कैसा कार्य करेगा, दबा हुआ है ना। उभरा हुआ सतह पर क्या किया, कलई कर दिया, तो दबा हुआ सतह किसका कार्य कर रहा है, परावर्तक सतह का कार्य कर रहा है। तो इसे कहते हैं अवतल गोली दर्पण। ये हो गया अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण। और अगर क्या करें हम, अगर हम दबे हुए भाग पर कलई कर दें, इसमें किधर कलई है, उभरे हुए भाग पर, इसमें किधर कलई है, दबे हुए भाग पर, तो ये वाला उभरा हुआ सतह कैसा कार्य करेगा, परावर्तक सतह की तरह कार्य करेगा। तो इसे कहते हैं उत्तल दर्पण, इसे कहते हैं उत्तल दर्पण, ठीक। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, है ना, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक। इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, ऐसा गोली दर्पण जिसका उभरे हुए भाग पर क्या होती है, कलई होती है, तथा दबा हुआ सतह कैसा कार्य करता है, परावर्तक सतह की तरह। परावर्तक सतह, कलई, ठीक है। इसमें क्या हुआ, दबा हुआ भाग कैसा है, कलई, और उभरा हुए भाग पर क्या है, वो कैसा कार्य कर रहा है, परावर्तक सतह। तो इसे कहेंगे हम उत्तल दर्पण। क्या लिखेंगे परिभाषा, इसकी परिभाषा लिख लेना गोली दर्पण की, लिखेंगे ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे भाग पर कलई तथा जिसका, वैसा गोली दर्पण जिसका उभरा भाग, जिसका उभरा हुआ भाग कलई तथा दबा हुआ भाग परावर्तक सतह की तरह, दबा हुआ भाग परावर्तक सतह की तरह कार्य करता है, अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है, अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक। इसे ना हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी, ये प्रकाश किरणों को क्या करता है ना, एक जगह इकट्ठा करता है, केंद्रित करता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण परिभाषा क्या लिखोगे, ऐसा गोली दर्पण जिसका दबा हुआ भाग कलई था, उभरा हुआ भाग क्या कर, इसे बिल्कुल सेम परिभाषा लिखोगे ऐसे ही, ठीक है, अपने से लिख लो इसकी परिभाषा, डेफिनेशन। ऐसा गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग कलई तथा जिसका दबा हुआ भाग कलई तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक की तरह कार्य करता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। चित्र बनाना है, दोनों चित्र भी बना लेना।
ठीक, मिटा दे, लिखना परिभाषा सामने से मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग जो है इसमें अब क्या करेंगे, जो अभी दर्पण बनाए हैं, हेडिंग बना लो, बिल्कुल बेसिक बेसिक जो क्लास चल रहा है, दर्पण से संबंधित, दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। ठीक है, दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। बेसिक क्लास है, ठीक है ना, थोड़ी लंबी वीडियो हो रही है क्योंकि बेसिक बेसिक बातें करनी है, तो बेसिक बातें कितने वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो एक क्लास में बेसिक बातें कर लेते हैं, फिर अगले क्लास में थोड़ा सा एडवांस आएगा। दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। सबसे पहला होता है ध्रुव, ठीक है, ध्रुव। तुम्हारे पास कितने दर्पण है? 2 दर्पण है, एक अवतल और एक उत्तल। एक अवतल एक उत्तल। उभरा हुआ भाग कलई, दबा हुआ भाग परावर्तक, ये क्या कहलाएगा? अवतल। और दबा हुआ भाग कलई, उभरा हुआ भाग परावर्तक, ये क्या कहलाएगा? उत्तल। ठीक है, उत्तल। ध्रुव किसे कहते हैं? पोल किसे कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, है ना। मैं बोलता जा रहा हूँ, तुम लोग परिभाषा लिखते जाओ, पॉइंट दिखाते जाओ इसमें और परिभाषा लिखते जाओ, मुंह से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ठीक। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दूसरा होता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्रुव, वक्रता केंद्र। ये क्या होता है? अब ये जो गोली भाग, ये जो दर्पण है, कैसे बना था? याद है कैसे बना था? इसे हमने क्या किया था? खोखला गोली कांच लिया था, उससे काट के बनाया था ना। खोखला गोली कांच लेकर के उससे काट के बनाया था भाई। और जब तुम खोखला गोली कांच लोगे, उस खोखले गोली कांच का कहीं ना कहीं केंद्र होगा बीच में। इस खोखले गोली कांच का कहीं ना कहीं केंद्र होगा बीच में। उसी केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। इसका मतलब कि गोली दर्पण, ये गोली दर्पण जिस खोखले गोली कांच का भाग होता है, ये गोली दर्पण जिस खोखले गोली कांच का भाग होता है, उस खोखले गोली कांच के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। देखो परिभाषा इसकी क्या लिखोगे? लिखोगे गोली दर्पण जिस खोखले गोली कांच का, जिस खोखले गोली कांच का भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उसे दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे आकर के तुम्हारा क्या होगा? इसका केंद्र होगा, इसमें इसका केंद्र इधर होगा भाई। इसका भाग इधर ना होगा, इसका भाग इधर होगा, इसका भाग इधर होगा, तो केंद्र इसका अंदर होगा। इसका भाग इधर होगा, इसका केंद्र यहाँ होगा, तो इसका वक्रता केंद्र इधर, इसका वक्रता केंद्र इधर, ठीक है। वक्रता केंद्र हो गया। तीसरा है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या होता है वक्रता त्रिज्या? तीसरी डिफिनेशन आ रही है। वक्रता त्रिज्या की दोनों 2 परिभाषा लिखते हैं।
एक लिखेंगे कि गोली दर्पण जिस खोखले, जैसे परिभाषा इसका लिखे थे वैसे, गोली दर्पण जिस खोखले गोली कांच का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, है ना, गोली दर्पण जिस खोखले गोली कांच का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, है ना, उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या आसान परिभाषा है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये वाली जो दूरी है वक्रता त्रिज्या, ठीक है, ये वाली जो दूरी है वक्रता त्रिज्या। और त्रिज्या किस माने होता है, रेडियस, इसको दिखाते किससे हैं, आर से दिखाते हैं। तो लिख देना इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसको सी से, इसको पी से। पोल पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ठीक है, आर से प्रदर्शित करते हैं। ये दूरी क्या कहलाएगी, आर, ये दूरी आर। अब है तीसरा, चौथा, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, है ना, वो कहलाती है मुख्य अक्ष। ये रेखा कहलाएगी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, है ना, इसमें ये रेखा कहलाएगी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, ये होता है मुख्य अक्ष। अब क्या होगा, अब इसमें होता है द्वारक, द्वारक, ठीक है, कर्व, द्वारक को कह सकते हो कर्व, कर्वेचर या कर्व, कर्व आप कर्वेचर या कर्व कह सकते हो। तो द्वारक क्या होता है, गोली दर्पण के दोनों सिरों के बीच की दूरी को द्वारक कहते हैं। गोली दर्पण के दोनों सिरों के बीच की दूरी, यानी ये वाली दूरी है ना, ये कहलाएगी द्वारक, द्वारक, ये कहलाएगी द्वारक। दोनों गोली दर्पण के दोनों सिरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। लिखना परिभाषा, गोली दर्पण के दोनों अंतिम बिंदु, अंतिम सिरों के बीच की दूरी को द्वारक कहते हैं, है ना। और इसी द्वारक में क्या होता है, प्रकाश किरण जो आती है, हमें किस प्रकाश किरण से मतलब रहता है, जो इस द्वारक के भीतर आती है प्रकाश किरण, केवल उसी से मतलब होता है। प्रकाश किरण इसके बाहर जाएगी, बाहर से कोई मतलब नहीं। जो प्रकाश किरण द्वारक के भीतर आती है उसी समय लेना देना होता है, ठीक है। और क्या बताओ, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, ठीक है। क्या होता है फोकस, फोकस की परिभाषा थोड़ी सी तुम लोगों को देखनी पड़ेगी, ध्यान सुनना पड़ेगा, है ना। प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें गोली दर्पण से टकराने के पश्चात, प्रकाश किरणें गोली दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उससे हम कहते हैं मुख्य फोकस। जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे कहते हैं मुख्य फोकस, है ना। तो कोई प्रकाश किरण है, परावर्तन के पश्चात इस तरह से आई, समांतर आई, ठीक है। अब परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर ये प्रकाश किरण सब आ रही है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ये प्रकाश किरण ऐसे, ये प्रकाश किरण ऐसे, ये प्रकाश किरण ऐसे, ये प्रकाश किरण ऐसे, ठीक है। तो जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम कहते हैं मुख्य फोकस। इसे यप से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यप, है ना। इसमें कैसे कैसे बनाओगे अभी सब समझ में आ जाएगा, कैसे हम किरणों को खींचे हैं। जब किरण आरेख का नियम पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। ये हो गई आने वाली प्रकाश किरणें,
और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसे कहते हैं हम मुख्य फोकस। गलत बन गया ना? ठीक है, ये कहलाएगा मुख्य फोकस। इसमें इधर होता है मुख्य फोकस, इसमें इधर होता है मुख्य फोकस, इसमें इधर होता है वक्रता केंद्र, इधर होता है वक्रता केंद्र। ठीक है, मुख्य फोकस। और अब एक हो गया फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकस दूरी। ठीक, तो फोकस दूरी क्या होती है? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी। और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये सारी परिभाषाएं हैं, तुम लोग लिख लेना। ठीक है ना? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी है ना। मुख्य फोकस क्या होगा? प्रकाश किरणें गोली दर्पण से परावर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, है ना, प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। दर्पण के दोनों अंतिम सिरों के बीच की दूरी को द्वारा कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने रेखा क्या कहलाती है? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, है ना, क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? गोली दर्पण जिस खोखले गोली कांच का भाग होता है उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोली दर्पण जिस खोखले गोली कांच का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्रुव क्या होता है? गोली दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसमें और कुछ छोटी छोटी बातें अगर रह गई हो तो अगले क्लास में देख लेंगे हम लोग, नहीं तो मेरे हिसाब से इतनी सारी बातें हैं, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे जो क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें आगे की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ तक हो गया। पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी का नियम, हम लोग पढ़ेंगे किरण आरेख का नियम, और फिर पढ़ेंगे प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण प्रतिबिंब का बनना। फिर पढ़ेंगे हम लोग फार्मूला 1/f=1/v+1/u और रेखी आवर्धन, और उसके बाद सवाल चैप्टर प्रकाश का परावर्तन ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक रहने देते हैं। आज की क्लास में वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहो तुम लोग, ठीक है ना। और पढ़ाई बहुत सीरियस होकर तुम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए पढ़ाई बहुत सीरियस होकर पीछे की चीज़ों का आपको अधिक से अधिक रिविजन करना पड़ेगा। ये तो याद रहता है, अभी पढ़ रहे हो, है ना, लास्ट टाइम में पढ़ रहे हो तो एग्जाम के टाइम में याद रहता है, लेकिन जो पीछे पढ़ चुके हो ना वो रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक, तो ऑल द बेस्ट।